महासागर भूमि पर जलवायु और मौसम को किस प्रकार प्रभावित करता है? दुनिया के महासागर मौसम और जलवायु को जिस तरह से प्रभावित करते हैं वह हमारे ग्रह को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। सूर्य से आने वाले विकिरण का अधिकांश हिस्सा महासागर द्वारा अवशोषित किया जाता है, विशेष रूप से भूमध्य रेखा के आसपास के उष्णकटिबंधीय जल में, जहां महासागर एक विशाल ऊष्मा धारण करने वाले सौर पैनल की तरह काम करता है। भूमि क्षेत्र भी कुछ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और वायुमंडल गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है, जो अन्यथा सूर्यास्त के बाद अंतरिक्ष में तेजी से विकीर्ण हो जाती। महासागर सिर्फ सौर विकिरण को ही संग्रहित नहीं करता, ये पूरी दुनिया में गर्मी को वितरित करने में भी मदद करता है। जब पानी के अणु गर्म होते हैं तो वे वाष्पीकरण नामक प्रक्रिया में हवा के साथ स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करते हैं। महासागर का पानी लगातार वाष्पित हो रहा है, जिससे आसपास की हवा का तापमान और आर्द्रता बढ़ रही है, जिससे बारिश और तूफान बनते हैं, जो फिर व्यापारिक हवाओं द्वारा ले जाए जाते हैं। वास्तव में जमीन पर गिरने वाली लगभग सभी बारिश समुद्र से शुरू होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विशेष रूप से बरसाती होते हैं क्योंकि गर्मी का अवशोषण और इस प्रकार महासागर का वाष्पीकरण इस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के बाहर मौसम के पैटर्न मुख्य रूप से समुद्री धाराओं द्वारा संचालित होते हैं। धाराएं समुद्र के पानी की निरंतर गति होती हैं, जो मुख्य रूप से सतही हवाओं द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन आंशिक रूप से तापमान और लवणता ढाल पृथ्वी के घूमने और ज्वार भाटे द्वारा भी बनाई जाती हैं। प्रमुख धारा प्रणालियां आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त बहती हैं, जो अक्सर समुद्र तट का पता लगाने वाले गोलाकार पैटर्न में होती हैं। महासागरीय धाराएं एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म पानी और वर्षा का परिवहन करती हैं और ध्रुवों से वापस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडा पानी पहुंचाती हैं। इस प्रकार महासागरीय धाराएं वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण के असमान वितरण का मुकाबला करने में मदद मिलती है। महासागर में धाराओं के बिना क्षेत्रीय तापमान अधिक चरम पर होगा, भूमध्य रेखा पर बहुत गर्म और ध्रुवों की ओर ठंडा, और पृथ्वी की बहुत कम भूमि रहने योग्य होगी। भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में हवाओं और जल धाराओं में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन दक्षिण अमेरिकी रेगिस्तान में बाढ़ का कारण बन सकते हैं, जबकि इंडोनेशिया और भारत में मानसून रुक सकता है और सूख सकता है। प्रशांत महासागर में तूफान और टाइफून को बढ़ावा देने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न अटलांटिक महासागर में भी उन्हें नीचे गिरा सकते हैं। महासागर के एक हिस्से में मछलियों की आबादी कम हो सकती है, जबकि अन्य अपने सामान्य क्षेत्र से बाहर पनप सकते हैं और फैल सकते हैं। एल नीनो घटना के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जल में सतही जल सामान्य से काफी गर्म हो जाता है। ये परिवर्तन वायुमंडल और विशाल प्रशांत महासागर में बहने वाली हवाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो अमेरिका से एशिया की ओर बहती हैं, लड़खड़ा जाती हैं और यहां तक कि पश्चिमी हवाओं में बदल सकती हैं। इससे पश्चिमी प्रशांत से अमेरिका की ओर गर्म पानी के बड़े हिस्से को बहने का मौका मिलता है। ये गहरे से ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी के ऊपर उठने को भी कम करता है, भूमध्य रेखा के आसपास और दक्षिण और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ समुद्री धाराओं को बंद या उलट देता है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर हवा का परिसंचरण महासागरीय गर्मी के इस जबरदस्त पुनर्वितरण का जवाब देता है। पूर्वी प्रशांत की आमतौर पर मजबूत उच्च दबाव प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी प्रशांत में वायुमंडलीय दबाव का संतुलन बदल जाता है। जबकि पूर्वी हवाएं शुष्क और स्थिर होती हैं, प्रशांत पश्चिमी हवाएं गर्म, नम हवा के झोंकों के साथ आती हैं। प्रशांत महासागर के बेसिन की विशालता के कारण, जो ग्रह के एक तिहाई हिस्से को कवर करता है, ये हवा और नमी के परिवर्तन दुनिया भर में फैल जाते हैं, जिससे जेट स्ट्रीम, ऊपरी स्तर की तेज हवाएं जैसे परिसंचरण पैटर्न बाधित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर की हवाओं और पानी में ये बड़े पैमाने पर बदलाव एल नीनो की शुरुआत करते हैं। हम नहीं जानते कि इस बदलाव को कौन सी चीज ट्रिगर करती है। यह एक वैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है। यह कोई रहस्य नहीं है कि एल नीनो पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण मौसम उत्पादक घटनाओं में से एक है, जिसे एक बार लेखिका मैडेलिन नैश ने मास्टर वेदरमेकर कहा था। समुद्र की बदलती परिस्थितियां अमेरिका के पश्चिमी तटों पर मौसम के पैटर्न और समुद्री मत्स्य पालन को बाधित करती हैं।
पेरू, चिली, मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के शुष्क क्षेत्र अक्सर बारिश और हिमपात से भर जाते हैं और बंजर रेगिस्तानों में फूल खिलते देखे गए हैं। इस बीच ब्राजील के अमेज़न और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के गीले क्षेत्र अक्सर महीनों तक सूखे की स्थिति में रहते हैं। अल नीनो घटनाएं लगभग हर 2 से 7 साल में होती हैं, क्योंकि गर्म चक्र अनियमित रूप से अपने सहोदर ला नीना के साथ बदलता रहता है, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक ठंडा पैटर्न और तटस्थ स्थितियों के साथ। अल नीनो आमतौर पर नवंबर और जनवरी के बीच चरम पर होता है, हालांकि बिल्डअप को महीनों पहले ही देखा जा सकता है और इसके प्रभावों को दुनिया भर में फैलने में महीनों लग सकते हैं। हालांकि एल नीनो जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं होता है, लेकिन यह अक्सर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्षों में से कुछ का उत्पादन करता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के पानी से ऊपर के वायुमंडल में भारी मात्रा में गर्मी उठती है। प्रमुख एल नीनो घटनाएं जैसे कि 1972, 73, 1982, 83, 1997, 98 और 2015-16 ने पिछली आधी सदी की कुछ बड़ी बाढ़, सूखे, जंगल की आग और प्रवाल विरंजन की घटनाओं को भड़काया है। नासा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA और अन्य वैज्ञानिक संस्थान कई तरीकों से एल नीनो को ट्रैक और अध्ययन करते हैं। प्रशांत महासागर की गहराई में स्थितियों को मापने वाले पानी के नीचे के फ्लोट से लेकर समुद्र की सतह की ऊंचाई और उसके ऊपर की हवाओं का निरीक्षण करने वाले उपग्रहों तक, वैज्ञानिकों के पास अब मौसम के इस भयानक रूप का विश्लेषण करने के लिए कई उपकरण हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।